अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम ENG 511 का शॉर्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 to 3 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें हम जो है वो इसके शॉर्ट लेक्चर भी मैं आप लोगों को दूंगी, साथ साथ जो है वो एक्चुअल में मैंने इसमें ना आपके नोट्स बनाए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आप लोगों को समझा भी दूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप लोगों को नोट्स भी डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए ट्यून रहें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला चैप्टर है लेसन नंबर 1 है डिफाइन साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स, चूँकि ये जो बुक है पूरी की पूरी वो साइकोलिंग्विस्टिक्स पे है। ठीक है, किस तरह से जो है वो माइंड को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोसेस और लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को समझने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी बुक जो इसी थीम पे जो है वो बेस्ड है। तो साइकोलिंग्विस्टिक एक्चुअल में होता है क्या? साइकोलिंग्विस्टिक द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस एक्वायर, कॉम्प्रिहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड ब्रेन्स। अब इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि ह्यूमंस जो है वो किस तरह से लैंग्वेज को एक्वायर सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, और फिर उसका कम्प्रीहेंड करना मतलब होता है कि उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद जो है वो समझने के बाद फिर ख़ुद किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस इस मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होता है, जो ब्रेन का प्रोसेस इस मैकेनिज़्म में, इन तीनों मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होता है, इसे हम कहते हैं साइकोलिंग्विस्टिक्स। इट एक्सप्लोर्स द इंटरेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड ब्रेन। ऑब्वियसली ये जो है वो इंटरेक्शन को एक्सप्लोर करता है लैंग्वेज और ब्रेन के दरमियान। लैंग्वेज बोली गई, फिर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व, बोलने में भी ब्रेन इन्वॉल्व होता है और सुनने वाले का ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसे इंटरप्रेट करने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेन जो रोल है वो आपके माइंड का ही है। तो इंक्लूडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन और प्रोसेसिंग, इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन किस तरह से होती है, फिर प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, और फिर जो है वो हम खुद किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। इन शॉर्ट जो है वो ये कम्बिनेशन है लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी का। ठीक है, हम इसमें लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज तो इन्वॉल्व होती ही होती है, साथ हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों जो है फील्ड्स का एक कम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टाइप्स और सब डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स के जो सब डिसिप्लिन्स है, जो टाइप्स हैं, वो कौन सी है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल साइकोलिंग्विस्टिक्स, डेवलपमेंटल साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशल साइकोलिंग्विस्टिक्स, एजुकेशनल और न्यूरो साइकोलिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपने जस्ट उनकी जो है वो नेम्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द स्कोप ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स की स्कोप क्या है? तो इसमें साइकोलिंग्विस्टिक्स द पार्ट ऑफ इमर्जिंग फील्ड, ये कॉग्निटिव साइंस की एक इमर्जिंग फील्ड है। नेक्स्ट है इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन माइंड एंड लैंग्वेज। इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन माइंड एंड लैंग्वेज। ऑब्वियसली हमने पहले भी ऊपर देखा कि ये एक रिलेशनशिप है कि इसमें ह्यूमन माइंड और ब्रेन में जो लैंग्वेज है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो भी है, किस तरह से लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई, ब्रेन ने किस तरह से प्रोसेस किया, तो ये सारी चीज़ों के साथ इसका कंसर्न होता है। इट इज़ इंटरेस्टेड इन द वेज ऑफ स्ट्रॉन्ग लेक्सिकल आइटम्स एंड सिंटैक्टिक रूल्स इन माइंड। तो ये इंटरेस्टिंग होती है कि हम अपने ब्रेन में लेक्सिकल आइटम्स और सिंटैक्टिक रूल्स को किस तरह से स्टोर करते हैं। ठीक है, लेक्सिकल आइटम्स में आपकी फोनीम्स, मॉर्फीम्स, मतलब जो भी साउंड्स जो हैं वो आ जाते हैं। सिंटैक्टिक रूल्स में आपकी ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के अबाउट जो है वो हम किस तरह से स्टोर करते हैं। फोर्थ वन है इट इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व इन परसेप्शन। किसी भी टेक्स्ट की जो इंटरप्रिटेशन है या उसकी परसेप्शन है, उसमें मेमोरी किस तरह से इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द 3 फील्ड्स कवर्ड बाय साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स में जो है 3 फील्ड्स कवर की जाती हैं। इस फील्ड में, इस फिनोमिना में वो 3 फील्ड्स कौन सी हैं? कम्प्रीहेंशन, स्पीच प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सबसे पहली है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन में हम जो है वो क्या करते हैं, कोई भी स्पोकन है, चाहे रिटन लैंग्वेज है, उसे हमने किस तरह से समझना है, उसके मीनिंग को समझना है, उसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इसमें हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। इमिटेशन होती है, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना या सुनना। ठीक है, फिर हम कंडीशनिंग, सोशल कॉग्निशन, ये सारी चीज़ों से जो है हम लैंग्वेज को समझते हैं, सुनते हैं और उसके बाद जो है ना वो
उसको याद करते हैं, ठीक है। ये मतलब ये समझना है कि उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये चीज़ ऐसे कही गई। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है स्पीच प्रोडक्शन। तो स्पीच प्रोडक्शन में जो है हम देखते हैं कि लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं स्पीच को, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स आर सिलेक्टेड टू बी प्रोड्यूस, स्पेशली जो वर्ड्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। फिर उनमें फोनेटिक्स फोनीम्स इन्वॉल्व होती हैं और हमारा जो है वो आर्टिकुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मोटर सिस्टम। ये आपने ENG 507 में पढ़ा था कि आपके वोकल कॉर्ड्स आपकी आर्टिकुलेटेड सिस्टम में आपकी जो है वो आ जाते हैं कि साउंड्स जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं, व्हीलर एल्व्यूलर, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि स्पीच प्रोडक्शन जो है वो हो किस तरह से रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हाउ पीपल लर्न लैंग्वेज, के लोग जो है वो लैंग्वेज लर्न किस तरह से करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव एंड कम्प्रीहेंड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में जो है एक्विजिशन में कम्प्लीटली इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से जो है वो हम पहले सुनते हैं, समझते हैं, उसको कम्प्रीहेंड करते हैं और फिर वो वर्ड्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली जो है ये नेचुरल फिनोमिना है, बाय बर्थ हमें ये मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो हम इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है ना ये नेचुरली हमारे अंदर एक फिनोमिना होता है, जिससे हम लोगों की लैंग्वेज को समझते हैं बचपन से ही। अब छोटे छोटे बच्चों के सामने बोलने लग जाएँ तो वो भी जो है वो आपकी लैंग्वेज को समझेंगे, फिर वो वर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस भी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गिव नेम्स ऑफ 3 पायनियर्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स इन 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के 3 पायनियर्स, 3 जो साइकोलिंग्विस्ट थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है पॉल ब्रोका। इसमें ना ब्रोकाज रीजन जो है ब्रेन का एक रीजन इसने दरियाफ्त किया था कि ब्रेन का एक रीजन है जिसके ब्रोकाज रीजन भी कहते हैं। उसमें जो है वो अगर वो वर्क ना करे, अगर वो इसका ये कंप्लीट वर्क ना आपका आई थिंक चैप्टर 23 या 24 उन चैप्टर्स में ना इसका कंप्लीट वर्क है। तो इससे जो बीमारी जो है वो इसने दी थी कि ये वाली चीज़ इसके ना होने से ये वाली बीमारी जो है वो होती है, उसका नाम ब्रोकाज अफेसिया होता है। तो इसी के नाम पे जो है वो उसका नाम रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ल्स हॉकट, सेकंड वन जो है विलियम लेवल्ड। इन तीनों ने जो है वो साइकोलिंग्विस्टिक्स में काम किया था 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 2, गिव स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के 4 स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है वो इनपुट रिसीव करते हैं। इनपुट स्पोकन और रिटन वर्ड्स हो सकते हैं। कोई भी किसी ने वर्ड बोला, हमने उसे सुना, फिर हमने जो है वो उसमें देखा कि किस तरह की टोन है, वर्ड किस तरह का है, ग्रामर किस तरह की यूज़ किया गया, कोई सेंटेंस है तो वो किस वे में बोला गया, उसका मीनिंग समझते हैं। उसके बाद उसे जो है वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी में से जो है वो उसको यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज में जो है वो उसे प्रोड्यूस करते हैं। और किसी के रिस्पॉन्स में भी अगर किसी ने कुछ पूछा या किसी ने कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसी मेमोरी में से जो है उसे रिकॉल करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे इनपुट है, द सिस्टम रिसीव्स इनपुट लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन इन स्पोकन और रिटन, क्लियर। सबसे पहले जो है वो हमारा ब्रेन रिसीव करता है सिस्टम इंफॉर्मेशन को, उसके बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग में आपकी जो है फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम साउंड्स जो है वो उसको स्टोर करते हैं, देखते हैं कि साउंड्स किस तरह की हैं, फिर वर्ड्स, फिर उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम उसका मीनिंग समझते हैं पूरे सेंटेंस का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रेन एनालाइज करता है। दैन जो है ना वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी 2 तरह की है, एक वर्किंग मेमोरी होती है जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम्परेरी स्टोर होती है। टेम्परेरी स्टोर का मतलब है कि अगर जब आप उसे बार बार यूज़ नहीं करते, उसे बार बार जो है वो रिहर्स नहीं करते तो वो लॉस्ट हो जाती है। और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब आप उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं या उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बार बार याद करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं ज़्यादा, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है और वहाँ से फिर आप कभी भी उसे जो है वो रिट्राइव कर लेते हैं, ठीक है। आउटपुट नेक्स्ट स्टेप है हमारा आउटपुट। आउटपुट में जो है वो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है, द सिस्टम जनरेट्स और रिस्पॉन्स आइदर प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज और शोइंग कम्प्रीहेंशन। अब जो भी पहले प्रोड्यूस, अब ये सारा सिस्टम जो है वो सेकंड्स में हो रहा होता है, ठीक है। कि हमने जो है वो किसी ने लफ्ज़ बोला, हमने उसको प्रोसेस किया, उसको स्टोर किया और फिर जो है उसके रिस्पॉन्स में जो है वो अपनी लैंग्वेज रिटन या स्पोकन फॉर्म में उसे अंडरस्टैंड बेटर कम्प्रीहेंशन के लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये सारी आउटपुट जो है वो मतलब ये चारों स्टेप्स सेकंड्स में हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। ये सारे होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे these steps reflect how human interact with
ह्यूमंस इंटरेक्ट विद लैंग्वेज इन रियल टाइम। तो ये स्टेप्स ये शो कर रहे हैं कि ह्यूमंस किस तरह से रियल टाइम में जो है वो इंटरेक्ट होते हैं लैंग्वेज के साथ, ठीक है। डिफाइन वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी समझा दिया कि वर्किंग मेमोरी एक टेम्प्रेरी स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें जो होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए आप कह सकते हैं या 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। होल्ड एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फॉर कोग्निटिव टास्क लाइक रीजनिंग, लर्निंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इट अलाउज फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ ओवर शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। हम लर्न कर रहे होते हैं कोई चीज़, ठीक है, उस टाइम तो हमारे जहन में चले जाती है, लेकिन बाद में जब हम उस पर रिहर्स नहीं करते तो वो लॉस हो जाती है। इसी तरह जब हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको पैसेज दिया जाता है तो आप कहा जाता है कि ये साथ साथ याद करो, आप वो एक दफ़ा तो हेल्प करके जो है वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, उसके बाद आप उस पर जब दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते तो वो लॉस हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, उसके बाद लॉस हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ मोर परमानेंट स्टोरेज सिस्टम दैट होल्ड्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ओवर पीरियड्स, ठीक है। कोई नॉलेज हो गया, कोई एक्सपीरियंस हो गया, कोई स्किल्स होगी, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो परमानेंट बेस पे जो है वो हमारे ब्रेन में स्टोर करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये डिवाइड होती है एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में। एपिसोडिक मेमोरी में बेसिकली हम जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, कोई वाक़या हो गया, कोई हमारे साथ जो है वो मतलब हमने कोई फंक्शन अटेंड किया, उसके वाक़यात, या अगर हमने कोई भी एक्सपीरियंस होगा तो उसको हम जो है वो स्टोर कर लेते हैं और वो हमारी याद के तौर पे हमारे पास होता है, तो वो एपिसोडिक मेमोरी होती है। सिमेंटिक मेमोरी में जो है वो हम एक्सपीरियंसेस या कोई वाक़यात नहीं होते, इसमें नॉलेज होता है और फैक्ट्स होते हैं। मतलब कोई अगर आपने किसी चीज़ के अबाउट आपके पास नॉलेज है या कुछ भी, तो वो चीज़ें जो है वो हमारी इसमें सिमेंटिक मेमोरी में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गिव टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कितनी टाइप्स हैं ये हमने बतानी है। सबसे पहली टाइप है लैंग्वेज सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग में जो है वो हम लैंग्वेज को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप विद वन प्रोसेस बीइंग कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप मैथ की कोई इक्वेशन सॉल्व कर रही हैं या कोई स्टेप, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करती हैं। अगर कोई एक स्टेप मिस हो गया तो वो पूरा क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाता है, तो इसको सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह कोई भी मतलब लैंग्वेज के कोई भी स्ट्रक्चर जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं उसको सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली। इसमें ना मल्टीपल प्रोसेस अकर हो रहे होते हैं एक के बाद एक, और सारे जो है ना उसमें अब ये समझ लें कि आप कोई मल्टीटास्क कर रही हैं, एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर रही हैं, या कुछ इस तरह के एफिशिएंट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एक चीज़ के साथ साथ दो तीन चीज़ें जो है वो एक टाइम में कर रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं, लेकिन वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तो इसको हम मल्टीपल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग। अब ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग ये आपका जो है वो पीडीपी आपका एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि क्या है। तो इसमें ना सेवरल प्रोसेसेस हैपन हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम, बट फाइनल आउटकम जो होती है ना वो उनकी एक ही होती है, ठीक है। मतलब प्रोसेस सेवरल होती हैं लेकिन उससे जो है वो हमने पहुंचना एक ही नतीजे पे होता है। इसमें डिफरेंट टास्क होते हैं और उनके नतीजे भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो काम डिफरेंट होते हैं, लेकिन एंड पे नतीजे जो है वो हमने एक ही निकालना होता है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग, हायर लेवल नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस लोअर लेवल प्रोसेसिंग। इसमें जो है वो हमारा हायर लेवल जो नॉलेज होता है ना वो हमारी लोअर लेवल नॉलेज को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वर्ड का मीनिंग आपको पता है, जब आप वो वर्ड पढ़ेंगे किसी कॉन्टेक्स्ट में तो आप उस वर्ड को जल्दी रिकोगनाइज कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ड्स, ठीक है। मतलब जो आपने पहले पढ़ा, जो आपके पास पहले नॉलेज है, उसको आप जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। बॉटम अप प्रोसेसिंग में जो है वो स्मॉलर यूनिट्स प्रोसेसिंग बिगिंस विद द स्मॉलर यूनिट्स लाइक साउंड्स, लेटर। इसमें बेसिकली हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्मॉलर यूनिट से स्टार्ट होती है। हमने पहले साउंड्स को जो है वो पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, फिर लेटर्स को समझते हैं, उसके बाद जो है वो हम अपनी कम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को फिर हम समझते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम नीचे से ऊपर को जाते हैं, तो ये बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन गार्डन पाथ सेंटेंस। अब गार्डन पाथ सेंटेंस क्या होता है ये हमने समझना है। अ गार्डन पाथ सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इनिशियली लीड्स द रीडर टू इंटरप्रेट इट वन वे बट लेटर रिक्वायर्स रीएनालिसिस टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रू मीनिंग। सबसे पहले जो है वो हम फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लेटर या कोई सेंटेंस सुनते हैं तो हम उसकी जो क्विक इंटरप्रिटेशन करते हैं ना,
वो उस इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट होती है, जो हम बाद में थोड़ी देर बाद अगर हम री एनालाइज करें, उसको दोबारा पढ़ें, तो उसकी हमें कुछ और ही मीनिंग समझ आ रहे होते हैं। मतलब पहले यकदम हम जो उसकी मीनिंग समझते हैं, वो जो बाद में हम री एनालिसिस करके ट्रू मीनिंग जो उसको समझते हैं, हकीकी मीनिंग जो हम समझते हैं, वो उससे डिफरेंट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हमारा जो सेंटेंस है वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किया जाता है उसको, कि हम जो है वो मिसलीड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द ओल्ड मैन द बोट। अब ये देखें, इसमें कोई वर्ब नहीं यूज़ किया गया। ठीक है, द ओल्ड मैन, इससे ये हमें लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है, और द बोट, अब द बोट को क्या कर रहा है वो, द ओल्ड मैन द बोट, अब ये समझ नहीं आ रही। लेकिन जब हम उसे एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि ओल्ड मैन एक सब्जेक्ट है, बट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज़ द ओल्ड मैन। ये जो ओल्ड मैन है ऑपरेट द बोट, ऑपरेट कर रहा है या चला रहा है कश्ती को। ठीक है, तो ओबियसली अब जो है वो हमें समझ आई है। तो ये डबल डबल जो मीनिंग होती है ना सेम सेंटेंस के, हम पूरा नहीं बोलते, अक्सर हम इस तरह के शॉर्ट सेंटेंसेस बोल देते हैं, वर्ब जो है वो निकाल देते हैं, ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। तो इनको जो है वो ये हमें मिसलीड करते हैं, और इसे हम गार्डन पाथ सेंटेंस कहते हैं, जो इस तरह के मतलब समझ नहीं आ रही होती जिनकी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन टू एक्वायर लैंग्वेज। अब चिल्ड्रन की कौन सी एबिलिटीज़ हैं किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की? तो सबसे पहले इमिटेशन है। इमिटेशन में चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो मिमिक करते हैं साउंड स्पीच पैटर्न्स को, जो भी वो सुनते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बच्चे जो अब आप उनके सामने कोई बार बार चीज़ें बोलते हैं, या उनको कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई मोबाइल में लगा के देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह की जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन, उसी तरह की वोकैबुलरी जो है वो बोलने लग जाते हैं, मिमिक करने लग जाते हैं। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन, दे रिकॉग्नाइज एंड लर्न पैटर्न्स इन स्पीच हेल्पिंग देम अंडरस्टैंडिंग। अब उनके वो जो है जो भी स्पीच सुनते हैं, या हमारी सुन लें या किसी और की, तो वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर उनको उन पैटर्न्स को जो है वो बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी ग्रामर उनके सिंटेक्स को देखते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम बोल रहे होते हैं वो उसी तरह बोलते हैं। मेमोरी, वर्किंग मेमोरी हेल्प्स देम स्टोर एंड प्रोसेस लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन व लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखिए वर्किंग मेमोरी, यहाँ पे वही डिफरेंस आ गया ना। वर्किंग मेमोरी जो है वो उनको हेल्प करती है किसी इन्फॉर्मेशन को कम टाइम में स्टोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बच्चे के सामने कोई चीज़ बोली या कोई शरारत की किसी ने, तो वो उस तरह की करेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अगर वो उस तरह की चीज़ें बार बार देखेगा, दो दो हर रोज़ देखेगा, तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज वो बार बार सुनेगा या बार बार सुनेगा, तो वो लैंग्वेज और वोकैबुलरी जो है वो उनके स्टोर मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन विद केयर गिवर्स एंड अदर एयर्स इन अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। अब सोशल इंटरेक्शन में जो है वो हमारी, जब भी कोई बच्चा जो है वो दूसरों से, ये सारे स्टेप्स वो हैं जिनके थ्रू जो है वो चिल्ड्रन एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को, नेचुरली एक्वायर करते हैं। इसमें हमारा मकसद उनको पढ़ाना नहीं होता, हम तो उनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी केयर से, हमारा बिहेव से, हमारे मिलने जुलने के तरीके से जो है वो बड़ा कुछ सीखते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्टेक्स्ट जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम जिस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो भी उस तरह कुछ करते हैं। इनेट मैकेनिज्म थ्योरी लाइक चॉम्स्की यूनिवर्सल चिल्ड्रन आर बोर्न विद, ओके, इसमें इनेट मैकेनिज्म में भी एक होता है। इस सब के अलावा ये सब तो वो इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनेट मैकेनिज्म जो कि चॉम्स्की ने कहा था यूनिवर्सल ग्रामर, कि चिल्ड्रन जो है वो जब पैदा होते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसमें इनबॉर्न जो है वो सलाहियतें होती हैं किसी कोई भी लैंग्वेज बोलने की। ठीक है, अक्सर हाँ ये बेहतर है, क्योंकि ये सच भी है कि जो भी हम बोलते हैं उसमें इनेट चीज़ें भी होती हैं। हम जैसे यही तो हमारा अक़ीदा है कि हमें जो है वो लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है, अल्लाह पाक की तरफ से। लेकिन हमारे साथ साथ जो है डेवलप कैसे होती है, हमारे बिहेवियर से, दूसरों के साथ इंटरेक्शन से। नो डाउट हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो डेवलप होती हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, तो ये बिहेवियरिस्टिक एक्सपीरियंस वाले जो है ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? एपिसोडिक मेमोरी इज टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट स्टोर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमने ऊपर भी पढ़ा कि एपिसोडिक मेमोरी में बेसिकली हम जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल इवेंट्स जो है वो स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो कोई बर्थडे आपने मनाई थी स्कूल में, या किसी भी, या फिर आप जो है वो अपने स्कूल का पहला दिन याद करते हैं कि आपने उस दिन क्या पहना था, किससे मिले, किस तरह का आपकी फीलिंग्स थी, आप सारा कुछ बैठ के याद करते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो है ही, आपने अभी तक स्टोर की हुई है, लेकिन वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी भी है, क्योंकि उसमें आपने जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस स्टोर किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन स्पीच परसेप्शन। अब स्पीच परसेप्शन क्या होती है? स्पीच परसेप्शन, द कंसेप्ट ऑफ स्पीच परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज आर हियर्ड, इंटरप्रेटेड एंड
अंडरस्टैंड। अब इसमें बेसिकली हम जो है इस फिनोमिना को समझते हैं कि साउंड्स किस तरह से सुने जा रहे हैं और इंटरप्रेट किए जा रहे हैं, इसके बाद अंडरस्टैंड किए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई वर्ड हम सुनते हैं, फिर उसको उसका मीनिंग समझते हैं और उसका मकसद समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पीच परसेप्शन में आ जाती है। स्पीच परसेप्शन जो है वो बेसिकली स्पोकन लैंग्वेज को कम्प्रीहेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। स्पीच परसेप्शन इज स्टडीड इन द फोनोलॉजी ऑफ फोनेटिक्स एज वेल एज कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये कोग्निटिव साइकोलॉजी, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये सारी चीज़ों में हम स्पीच परसेप्शन को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें ब्रेन के कौन कौन से जो है वो किस तरह से ब्रेन इन्वॉल्व होता है, फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए किस तरह से ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो ये सारी चीज़ें स्पीच परसेप्शन में स्टडी की जाती हैं टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज प्रोसेस, हाउ ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस दीज साउंड। समझ आ गई कि हमारा ब्रेन जो है वो इन साउंड्स को किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस करता है, किस तरह से स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट स्पीच परसेप्शन थ्रू द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्पीच। अब ये देखिए अक्सर ऐसा होता है, रिसर्च शोज दैट इन्फेंट्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्पीच साउंड एज दे ग्रो। अब जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता है, सबसे पहले तो ये कि जब बच्चा जो है वो उसके सामने आप कोई चीज़ बोलते हैं कुछ भी, तो वो उसको प्रोसेस करके आपकी स्पीच को प्रोसेस करके उसके रिटर्न में रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो आप कुछ बोलें या उसे बुलाएं तो वो चुप रहे, नहीं, उसे सुनता है, वो उसे प्रोसेस भी करता है, वो आपकी बात को भी समझता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर उसके जवाब में जो है वो उसे ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने लग जाता है और फिर उस अपने नेटिव लैंग्वेज में या जो भी स्पेसिफिक साउंड्स वो सुनता है, ठीक है, उसी लैंग्वेज में जो है वो प्रोड्यूस भी करने लग जाता है आप लोगों के साउंड्स की जो सिमिलर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो ये होती है स्पीच परसेप्शन की। आप स्पीच परसेप्शन किस तरह से होती है, पहले हम उसे किस तरह से समझते हैं, उसके बाद उसी के रिटर्न में जो है वो बोलते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स सेवरल की कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट स्पोकन लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कलेक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी स्पोकन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में, उसको समझने के, उसको खोल के बयान करने में। दिस कंपोनेंट्स, अब इन कंपोनेंट्स के कौन कौन से हैं, आपने जो है वो इन कंपोनेंट्स के नाम करने हैं और इनके अंदर क्या क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स है। मैंने एग्जांपल्स की ज़रा डिफ़ाइन भी आपको आपके समझने के लिए लिखी हुई हैं, लेकिन आप जस्ट इनके नाम कर सकते हैं, डिफ़ाइन जस्ट समझें। ठीक है, सबसे पहले प्रोसोडिक फैक्टर्स। अब प्रोसोडिक फैक्टर्स में बेसिकली हमारे जो है वो हमारी टोन वगैरह आ जाती है, किन वर्ड्स को हम स्ट्रेस के साथ बोल रहे हैं, किन ख़ास सिलेबल्स और वर्ड्स को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, किन जो है वो वर्ड्स को ऊंचा बोलते हैं, किन को ज़रा लो रेट के साथ, लो इंटोनेशन के साथ बोलते हैं। तो इसमें 3 आ जाते हैं, स्ट्रेस, इंटोनेशन और रेट। तो ये प्रोसोडिक फैक्टर्स है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आपकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ, अब इसमें जो है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और ग्लोटिस आ जाती है कि आपके साउंड जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, वोकल ट्रैक्ट से हो रहा है, एयर फ्लो किस तरह का है। अब ये देखिए, ये आपने बाइलेबियल, एल्वेलर, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं ENG 507 में। स्टॉप्स, फ्रिकेटिव्स, स्टॉप्स आप जो है वो किस तरह के यूज़ करते हैं, और ये सारे जितने कौन से वोकल, ग्लोटिस आपके होता है कि वो आपकी कौन से वोकल कोर्ड्स का यूज़ हो रहा है स्पीच प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आ जाती हैं। अकॉस्टिक फोनेटिक्स में आपका स्पेक्ट्रोग्राम आ जाता है। फॉर्म एंड ट्रांजिशंस, फ्रीक्वेंसी किस तरह से जो है वो चेंज होती है और किस तरह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी दैट हेल्प आइडेंटिफाई स्पीच साउंड्स, किस तरह से हम जो है वो पूरे सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी चेंज करते हैं, चेंज होती है, और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें जो है वो आप देते हैं। तो ये तीनों जो स्टेप्स हैं ना अकॉस्टिक, और सबसे पहले आपका प्रोसोडिक फैक्टर्स में स्ट्रेस और इंटोनेशन, और आर्टिकुलेटरी में कहाँ से प्रोड्यूस हुई, किस मैनर में प्रोड्यूस हुई, और कौन कौन से वोकल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व थे। फिर हम जो है अकॉस्टिक में जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी देते हैं, फ्रीक्वेंसी ग्राफ देते हैं, कहाँ पे इंटोनेशन और कहाँ पे जो है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हुई, कहाँ पे कम हुई। तो ये सारी चीज़ें हम अकॉस्टिक फोनेटिक्स में देते हैं। दीज एलिमेंट्स टुगेदर डिस्क्राइब हाउ स्पीच साउंड्स आर फिजिकली प्रोड्यूस, देयर अकॉस्टिक्स एंड हाउ प्रोसोडी इन्फ्लुएंसेस द मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, हाउ प्रोसोडी इसका मतलब होता है कि किस तरह से प्रोड्यूस हुई पहले, ठीक है ये, और फिर अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या थी, और प्रोसोडी ने जो है वो किस तरह से हमारे मीनिंग को इन्फ्लुएंस करती है, मीनिंग को समझने में। तो ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, अब जिस टोन में उसे बोलेंगे, ये मैंने आप लोगों को बारहा जो है वो बात बताई है कि आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या आप टोन जिस तरह की भी टोन अपनाएंगे ना, उसका मीनिंग उसी तरह का बन जाएगा। आप वो वर्ड गुस्से में बोलेंगे, आप उसको ज़्यादा जो है वो फोर्स दे के ज़्यादा इंटोनेशन के साथ बोलेंगे, तो उसका मीनिंग उसी वे में चला जाता है। ठीक है, तो प्रोसोडी ही होती है जो हमें हेल्प करती है हमारे मीनिंग को समझने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
गिव लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इसके लेवल्स कौन से हैं, वही सबसे पहले 3 लेवल्स होते हैं, ऑडिटरी लेवल, फोनेटिक लेवल और फोनोलॉजी लेवल। ऑडिटरी लेवल पे जो है वो हम उसकी जितनी भी ऑडिशन है उसको, साउंड्स को समझते हैं। फिर फोनेटिक लेवल में हम उनकी फोनीम्स को समझते हैं, कौन कौन सी फोनीम्स यूज़ हुई, फॉर एग्जांपल पी बी। अब इसमें डिफरेंस हम समझते हैं। जब पी यूज़ हुआ, पी आप समझ लें कि किसी ने बोला बैट, तो हम पहले तो हम समझने की हमारा ब्रेन फ़ौरन वर्क करता है और समझने की कोशिश करता है कि इसने बी बोला है या पी बोला है, ठीक है, हम उसके साउंड को समझते हैं। तो ये जो है वो फोनेटिक लेवल होता है। फोनोलॉजी लेवल पे हम जो है वो उसके मीनिंग को समझते हैं उन साउंड्स के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ मोटर थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। अब मोटर थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन क्या होती है? द मोटर थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन पोजिट्स दैट पीपल परसीव स्पीच बाय आइडेंटिफाइंग वोकल ट्रैक मूवमेंट दैट प्रोड्यूस द साउंड्स एज कम्पेयर टू द प्रोसेसिंग अकूस्टिक सिग्नल्स। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि लोग जो हैं वो हमारी अकूस्टिक सिग्नल्स को नहीं समझते कि अकूस्टिक सिग्नल मतलब किस तरह से जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैट बोल रहे हैं तो हमारा ब्रेन फ़ौरन से वर्क करेगा और देखेगा कि इसने एक्चुअल में हमें सुनाई क्या दिया, बैट सुनाई दिया या बैट सुनाई दिया। तो हम जो है वो इसको अकूस्टिक सिग्नल बोलते हैं, जो हमें आवाज़ आती है, लेकिन हम आवाज़ पे गौर नहीं करते। हम देखते हैं कि इसकी वोकल ट्रैक मूवमेंट क्या थी, क्या इसने बैट बोला, क्या इसके लिप्स बैट बोलते हुए आपके लिप्स जो हैं वो ऐसे मतलब बैट इस तरह से निकलते हैं, लेकिन अगर हम बैट बोलें तो उसमें ज़रा फ्लैट हो जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो हमारा ब्रेन फौरी जो है वो काम में आता है और देखता है कि इसके वोकल ट्रैक्ट की मूवमेंट क्या थी इसको बोलने में, और फिर उसको सही वे में जो है वो कम्प्रीहेंड करता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्पीच परसेप्शन है। लिसनर्स यूज़ देयर इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस, ठीक हो गया। क्या हम जो है वो अपना प्रीवियस नॉलेज यूज़ करते हैं कि इस सिचुएशन में जो है हो सकता है। अब देखें, आपको अपना नॉलेज यूज़ करेंगे ना कि इस सिचुएशन में बैट बोल सकता है या बैट बोल सकता है, ठीक है, तो हम उसमें फिर जो है वो समझ जाते हैं कि इसमें क्या बोला। दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस डील विद लैक ऑफ इनवेरिएंस इन स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच साउंड्स। अब इसमें ये इसने बोला कि हमारी जो लैक ऑफ इनवेरिएंस है ना, कि जो हमारे फोनीम्स हैं इनको समझने की जो कमी होती है ना, कि हमें सब पता नहीं चल रहा होता है कि साउंड्स है कौन सा, पी और बी में हम जो है ये हम समझ नहीं आती, बाइलेबियल है ये पी बी डी, तो हमें इनमें समझ नहीं अक्सर आ रही होती कि ये क्या बोला है। तो हम ये जो थ्योरी है इसी चीज़ को जो है वो डील करती है कि किस तरह से इस तरह की लैक को जो है वो फुलफिल करते हैं। It suggests that there is a close relation between brain areas responsible for speech production and perception, meaning that we understand speech by mentally stimulating how we would produce those sounds. अब उसने कहा है कि ब्रेन के एरियाज़ जो हैं ये सजेस्ट करती है कि ब्रेन के एरियाज़ रिस्पॉन्सिबल हैं स्पीच प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीनिंग दैट वी अंडरस्टैंड स्पीच बाय मेंटली स्टिमुलेटिंग हाउ वी वुड प्रोड्यूस दिस साउंड्स। अब हम जो है वो इसी तरह लैंग्वेज को समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं कि हम किस तरह से ये साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। हमारा ब्रेन वर्क करता है कि ये चीज़ जो है वो क्या वर्ड हो सकता है, क्या किस वे में बोला गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ रिटन लैंग्वेज। अब रिटन लैंग्वेज जो हमारी होती है उसके रिटन लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम जो है रिटन लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज तो हमने देख ली, हम उसकी फोनीम्स को देखते हैं, फिर जो है वो उसको साउंड, फिर लेटर्स, और फिर जो है वो वर्ड्स, और उसके बाद जो है वो पूरा सेंटेंस, फिर सारा का सारा मीनिंग समझते हैं। तो इसमें जो है वो हम सबसे पहला लेवल है फीचर लेवल। फीचर लेवल पे हम देखते हैं एट द फीचर लेवल द स्टिमुलस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब इसमें फिजिकल फीचर देखते हैं किसी भी लेटर का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास के लेटर है तो हम देखेंगे कि के जो है इसको इनकोड करने के लिए हमें एक जो है वो वर्टिकल लाइन की ज़रूरत होती है। देखिए, एक वर्टिकल लाइन और 2 डायगोनल लाइंस जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया फीचर लेवल। फीचर लेवल में हमने जो है वो लेटर्स के फीचर्स को पढ़ना होता है। लेटर लेवल में हम जो है वो देखते हैं इनकी डिफरेंस समझते हैं, ये के है, ये एल है, उनके साउंड्स, उनकी आइडेंटिटी को समझते हैं सेपरेट, ठीक है। वर्ड लेवल पे जो है वो हम सारे जो भी फीचर्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, उनको कंबाइन करके जो है वो हम वर्ड बनाते हैं और फिर देन जो है वो उसका मीनिंग समझते हैं,
ठीक है। तो ये जो है वो 3 लेवल्स हैं हमारी रिटन लैंग्वेज को प्रोसेस करने के, रिटन लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, जिसमें हम तीनों स्टेप्स को जो है वो समझते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आज की लेक्चर की। अगर कोई क्यूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें कोई क्यूरी है तो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।